Good morning, dear students. So, today we are starting our new chapter, that is cell. Chapter number 8, cell, the unit of life. So, dear students, we know that each and every organism which is living, it is having a functional unit, that is cell. And according to that, if we want to define the cell means you can say it's like a compartment. Okay, so whenever you want to say or you want to identify any particular building, in that several rooms are there. Okay, so it can be said as a cell. Okay, so here in case of biology, what is cell? A cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organism. तो सेल्स जो हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया जो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उस किंगडम से, मतलब मोनेरा से लेके ह्यूमन तक, एनिमल किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल के बने हुए हैं. सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट यू कैन से, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एज वेल. तो सभी ऑर्गेनिज्म बनते तो सेल से ही हैं, बिकॉज सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनल यूनिट, तो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं पूरे बॉडी में, अल्टीमेटली वो सभी फंक्शंस जो हो रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं सेल्स है. और कुछ फंक्शंस तो ऐसे ही हैं जो सेल के अंदर हो रहे हैं, और जो सेल के बाहर हो रहे हैं तो वो भी सेल्यूलर प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहे हैं. चाहे वो कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई पॉलीसेकेराइड हो सकता है. इट डिपेंड्स. सो स्टूडेंट्स, it is the definition of a cell. And now we are moving towards some basic history and some of the milestones of the research carried out in case of cell. So यहाँ पे आप देख सकते हैं first name of the scientist, that is Robert Hooke. He discovered cell. और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क के जो सेल्स है उसको पहले बार ऑब्जर्व किया था. फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के सेल में, कॉर्क के स्टेम में ये सेल्स ऑब्जर्व किए थे. ओके, सो ही इज कंसिडर्ड एज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट टाइम. उसके ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. तो ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, he first time observed and described the living cell. अब ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा. रॉबर्ट हुक ने पहली बार डिस्कवर किया सेल को, बट सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किसने किया और लाइव सेल को किसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, तो डेट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. तो ये कभी कभी आपको ट्रैप कर सकता है नीट में. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर with words only. Sorry. Cell, the invention of compound and electron microscopes revealed the structural details of the cells. दो चीजें यहाँ पे पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, दो फोटोग्राफ एक्चुअल दिख रहे हैं. दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज वर्किंग ऑन लाइट. ओके, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप उस ऑब्जेक्ट को रख के आप सेल ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, फिर ये जो आपको दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपको सेल्स जो है वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, उसका साइज, शेप, अपीयरेंस, ये आपको पता चल सकता है.
बट व्हाट इज इनसाइड द सेल, व्हाट इज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, इतना माइन्यूट लेवल पे अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, और उसके थ्रू आपको पता चल सकता है ऑर्गेनल्स तक, उसके साइज, शेप और स्ट्रक्चर तक आप देख सकते हैं। सेल के सरफेस पे कितनी थिकनेस है, क्या कौन सा लेयर है, क्या नहीं है, एवरीथिंग यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप। Now, one more concept which is developed during the research of cell biology. तो दो साइंटिस्ट के फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज स्केल्डन एंड स्केवन। सो स्केल्डन एंड स्केवन का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो स्केल्डन एंड स्केवन फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। ओके, इन्होंने सेल थियरी दी है। स्केल्डन in 1838 observed that plants are composed of cells। तो स्केल्डन ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया इन 1838 में कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, मतलब प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। स्केल्डन वाज बॉटनिस्ट। ओके, मतलब उसका वर्क ही रहा है प्लांट्स के साथ। देन वन मोर साइंटिस्ट नेम थियोडोर स्केवन, 1839 he reported that cells had a thin outer layer, and right now we know that outer layer as a plasma membrane, which is the minimum requirement of any cell। हर एक सेल के पास minimum plasma membrane तो होनी चाहिए outer surface पे। He also found that plant cells have cell wall। स्केवन वाज ऑब्वियसली zoologist, जैसे स्केल्डन जो है वो बॉटनिस्ट था, मतलब बॉटनिस्ट का मतलब ऐसा साइंटिस्ट के जो प्लांट्स के साथ काम करता है, और स्केवन zoologist था, मतलब ऐसा साइंटिस्ट के जो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो स्केवन जो है उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है आउटर लेयर पे, लेकिन प्लांट सेल्स आर हैविंग सेल वॉल। ही प्रपोज्ड एन हाइपोथेसिस दैट animals and plants are composed of cells and products of cells। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल्डन ने एक स्टेटमेंट दिया, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो स्केल्डन के स्टेटमेंट को भी इसने यूटिलाइज किया अपना स्टेटमेंट देने के लिए। एंड कलेक्टिवली स्केवन ने बोला है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और तब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ओके, and not only cells as well as the products of the cell। और उसी सेल थियरी के डेवलपमेंट में एक और साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रुडोल्फ विर्चो। ओके, रुडोल्फ विर्चो in 1855, almost 16 years later of Skeldon and Skewan, explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells। ओके, तो विर्चो ने क्या बोला कि सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और उन्हीं सेल्स में से, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल में से जब सेल डिवाइड होते हैं तब नए सेल्स बनते हैं। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ विर्चो। ओके, और उसका जो लेटिन फ्रेज है, इस वर्डिंग का इंग्लिश में ये वर्डिंग जो है उसका लेटिन फ्रेज है वो ये है, omnis cellula e cellula। और ये स्टेटमेंट बहुत बार नीट जैसी एग्जाम में पूछा जाता है, that what is the meaning of this statement, omnis cellula e cellula। so the meaning of this statement is all cells arise from pre-existing cells। okay, and so that he modified the cell theory, और फिर ये स्टेटमेंट भी सेल थियरी में इंक्लूड हो गया। ओके, एंड नाउ द स्टेटमेंट्स ऑफ द सेल थियरी आर एट प्रेजेंट व्हाट वी नो अबाउट सेल थियरी। तो पहला स्टेटमेंट ये है जो स्केल्डन और स्केवन का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। तो ये एक स्टेटमेंट है स्केल्डन स्केवन का।
दूसरा स्टेटमेंट जो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये विर्चोव का स्टेटमेंट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नीट एग्जाम में पूछा जाता है सेल थियरी के ये दो स्टेटमेंट है, तो कभी कभी इनको मॉडिफाई करके भी पूछते हैं और फिर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेल थियरी। तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है ये स्टेटमेंट किसने दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया। ओके, तो ऑब्वियसली स्केवान। और इस स्टेटमेंट में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, तो स्केल्डन एंड स्केवान बोथ। और ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसका कंट्रीब्यूशन है और ये स्टेटमेंट किसका है, तो दैट इज विर्चोव। ओके, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं सेल थियरी के रिलेटेड और इम्पोर्टेंट भी हैं। ओके, और ऑलरेडी इन दो स्टेटमेंट में से आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर इसका मीनिंग ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, ओके, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी स्लाइड में से आपको नीट के 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। नाउ ओवरव्यू ऑफ द सेल, अभी तक हमने जो देखा दैट इज द डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन, some historical milestones and formulation of the cell theory. Now we are looking into the cell actually. Okay, so सबसे पहले तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, this is also one of the NEET questions. All cells contain minimum, सभी सेल में क्या होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट और क्या होना चाहिए एज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो नंबर 1 साइटोप्लाज्म, मतलब जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा एक जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्योंकि हर एक सेल का एक कन्फाइंड बाउंड्री होना जरूरी है। और दूसरा जो है दैट इज राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। साइटोप्लाज्म क्या है, तो इट इज अ सेमी फ्लूइड, पानी जैसा नहीं है, सेमी फ्लूइड, थिक, विस्कस मैट्रिक्स वेयर cellular activities and chemical reactions occur. Okay, तो cytoplasm it is providing a medium. Okay, सेल्स के अंदर ऑब्वियसली बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं, मेटाबॉलिज्म चलता है, तो उसके लिए आपको लिक्विड मीडियम चाहिएगा। तो वहां पे सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ये प्रोवाइड किया गया है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज इट कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है किसी सेल में तो ऑब्वियसली कोई बायोकेमिकल रिएक्शन फिर होने वाला नहीं है। ओके, बिकॉज इट इज द मीडियम ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर ये नहीं होगे तो फिर सेल इज गोइंग टू डाई। दूसरा जो उसके नीचे लिखा हुआ है दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये सभी तरह के सेल में पाए जाते हैं, इसीलिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसका प्रेजेंस लोकेशन क्या है, दैट इज इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, वहां पे भी आपको देखने मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे भी है, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये नीट क्वेश्चन है, राइबोसोम के बारे में डिटेल में तो हम पढ़ने ही वाले हैं इसी चैप्टर में। ओके, लेकिन राइबोसोम के लोकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो प्योर इन साइटोप्लाज्म, दूसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सी क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो वन ऑर्गेनल ऑफ द सेल, उस ऑर्गेनल के अंदर एक ऑर्गेनल है, और वो क्यों है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा ही एक ऑर्गेनल है सेल का। ओके, और उसमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, as well as on the rough endoplasmic reticulum, okay, that is RER, okay, in short, उसके ऊपर भी ये आपको राइबोसोम्स देखने मिलने वाले हैं। ओके, सो दोनों के फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाएं, यू कैन सी द लाइट ब्लू कलर्ड लिक्विड पोर्शन दैट इज साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इस एरिया को एनलार्ज करके यहाँ पे इंसेट में दिखाया हुआ है। दिस इज जो आपको ब्लू कलर के 3 ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दोज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर छोटे छोटे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं दोज आर राइबोसोम्स। ओके, एंड इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ये क्यों मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा, बिकॉज वहां पे राइबोसोम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
नाउ कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए, और ये जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो ओवरव्यू है यहाँ पे, लेकिन ये नीट क्वेश्चंस हैं। सभी स्टेटमेंट इस स्लाइड में जितने भी आपको दिख रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। ओके, एक तो मतलब फैक्ट बेस्ड है, इसमें कोई नॉलेज नहीं, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ओके, तो यू कैन सी स्मॉलेस्ट सेल, अभी तक जितने भी सेल्स हैं ऑब्जर्व्ड, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन से हैं? दो, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल। ओके, और ये जो माइकोप्लाज्मा है इट इज हैविंग 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ। ओके, 0.3, ज्यादा से ज्यादा 0.3 माइक्रोमीटर की इनकी लेंथ होती है माइकोप्लाज्मा की। यू कैन सी ओवर हियर द माइकोप्लाज्मा। ओके, चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, इन किंगडम मोनेरा माइकोप्लाज्मा। फाइन। और इसी माइकोप्लाज्मा ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी चैप्टर नंबर 2 में नाम हमारे लिए आ चुका है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसकी आप साइज देखिए 0.1 माइक्रोमीटर एवरेज, 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, फाइन। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, that is egg of the ostrich. Ostrich का जो egg है that is the largest isolated single cell. Fine. Longest cell कौन सा है? सबसे longest cell that is the nerve cell in human also. सबसे longest, और इसकी length जा सकती है up to 1 meter. Now you can imagine the range of the size. Okay, 0.1 माइक्रोमीटर है। 0.1 माइक्रोमीटर मतलब 10 रेस टू माइक्रोमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर 10 रेस टू -6 मीटर होता है। ओके, और आप समझिए कि यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर 10 रेस टू -7 मीटर। ओके, और वहां से लेके 1 मीटर, इतनी रेंज के साइज के सेल्स हैं लेंथ के हिसाब से। साइज ऑफ बैक्टीरिया दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे बैक्टीरियल फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज के बैक्टीरिया ऑन एन एवरेज होते हैं। ह्यूमन आरबीसी, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, ओके, उनका डायमीटर कितना होता है? दैट इज 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 7.0 या 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, बिकॉज इट इज हैविंग डिस्क शेप, तो यहाँ पे हम डायमीटर में इसकी साइज देंगे। ओके, सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है। ओके, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर। नाउ based on the functions shape of cells may be disc like, बहुत तरह के सेल्स होते हैं, डिस्क शेप के भी होते हैं, पोलीगोनल भी होते हैं, कॉलमनर होते हैं, क्यूबोइडल, थ्रेड लाइक, और even irregularly shaped. Okay, you can see already in chapter number 7 structural organization, in that you have studied about columnar epithelium, cuboidal, और irregular में आपको पता है squamous epithelium, थ्रेड लाइक के भी होते हैं जैसे कि अपने मसल सेल्स जो हैं। ओके, और ऐसे पोलीगोनल भी हो सकते हैं, जैसे प्लांट में पोलीगोनल सेल्स होते हैं। यू कैन सी दीज आर द स्क्लेरॉइड्स व्हिच आर पोलीगोनल। ओके, तो ऐसे बहुत तरह के सेल्स आपको देखने मिल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ द सेल। एंड नाउ विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दो तरह के सेल्स उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हैं ऑलरेडी, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़े हैं? तो वी नो दैट डिफरेंट 5 किंगडम्स, मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स 5 किंगडम्स हैं वहां पे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उसमें से मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं, ओनली मोनेरा इज प्रोकैरियोट।
तो जितने भी कैरेक्टर्स मोनेरा के हैं बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रोकैरियोट के हैं। अगर मैं आपको बोलूं डिस्क्राइब अ प्रोकैरियोटिक सेल, डिस्क्राइब बैक्टीरिया, 3 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। डिस्क्राइब अ मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल, डिस्क्राइब अ बैक्टीरिया, डिस्क्राइब अबाउट किंगडम मोनेरा, तो सारी चीजें सेम आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज प्रोकैरियोटिक का जो किंगडम है इट इज ओनली वन किंगडम दैट इज मोनेरा, और मोनेरा में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं डाइवर्सिटी, उसमें कोई डाइवर्सिटी दूसरी है ही नहीं, सभी बैक्टीरिया है। ओके हाँ, इंटरनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया की हो सकती है, उनके हैबिट्स और ये वगैरह वगैरह, लेकिन बेसिकली तो सारे बैक्टीरिया है ना। तो अगर आपको प्रोकैरियोट के बारे में एक्सप्लेन करना पूछा जाए, बैक्टीरिया का पूछिए या मोनेरा का पूछिए, तो एटलीस्ट सेल्यूलर लेवल का जो कुछ भी आप लिखेंगे एवरीथिंग विल बी सेम, देयर इज नो टेक्निकल चेंज। तो एक क्वेश्चन पढ़ना है आपको, एक क्वेश्चन पढ़ना है और 3 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। दूसरा है यूकैरियोटा। ओके दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोटिस्टा से लेके एनिमलिया तक ये चारों किंगडम जो है उनको कलेक्ट कर लिया जाए तो फिर वो यूकैरियोट्स है। अब आप देखिए यूकैरियोट्स में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली उसमें मिनिमम सबका आपको चेक करना पड़ेगा एंड देन यू कैन गिव द करेक्ट थियरी अबाउट द यूकैरियोटिक। फाइन, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के बारे में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके आपको क्या करना है घर पे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इन दोनों के बारे में डिफरेंस बनाना है। ओके एक पॉइंट प्रोकैरियोट का और सामने उसका काउंटर पॉइंट यूकैरियोट का, ऐसे एटलीस्ट नियर अबाउट 20 पॉइंट वाला एक डिफरेंस आपके टेक्स्ट बुक में देख के और इस प्रेजेंटेशन में देख के आप बनाइए। नियर अबाउट 20 पॉइंट्स होने चाहिए। ओके और ये जो है उसको आप नीट के लिए यूज करिए क्योंकि क्वेश्चन उसी में से होंगे। फाइन, now we are going to discuss about prokaryotic cell. Okay, so prokaryotic cell, in that they have no membrane bound nucleus and organelles. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ है they have no membrane bound nucleus and organelles, मतलब न्यूक्लियस है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब सैक जैसे नहीं है, सैक यानी बैग जैसे जिसके अंदर कुछ भरा है ऐसा नहीं। ओके ऐसे ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के पास नहीं है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं है। अब आप इस वर्ड को ही समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब अभी हमें पता है, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव प्राइमरी टाइप का, और कैरियोटिक का मतलब होता है, उसमें जो कैरियो है वर्ड वो एक्चुअली आता है कैरियोन से, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप समझिए प्रो का मतलब प्राइमरी टाइप का या प्रिमिटिव, और कैरियन दैट इज न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्राइमरी टाइप का है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दोज आर प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास कोई न्यूक्लियस का एनवेलप नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। नाउ इस ग्रुप में कौन कौन है, दे इंक्लूड बैक्टीरिया, blue green algae that is called cyanobacteria, these are the bacteria, these are the cyanobacteria। okay ये भी एक बैक्टीरिया है, एंड PPLO that is pleuropneumonia like organism, मतलब के माइकोप्लाज्मा भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं, मोनेरा किंगडम में एक एक्सेप्शन दैट इज माइकोप्लाज्मा। ओके सो दे आर जनरली, हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया देन, तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास यानी कि पीपीएलओ के पास कोई सेल वॉल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, ये डिफरेंस है। लेकिन उसके बाकी के जो फीचर्स हैं दे आर क्लोजली मैचिंग विद द बैक्टीरिया, और इसीलिए इसको यहीं पे ग्रुप किया गया है।
They are generally smaller. तो prokaryotics are the smaller and multiply more rapidly. Multiply more rapidly का मतलब आप चैप्टर नंबर 1 याद करिए. चैप्टर नंबर 1 में क्या था? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is inclusive event. Growth and reproduction are inclusive events in case of kingdom Monera. क्यों? तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पे होता ही यही है, डिवाइड. और डिवाइड करेंगे तो फिर नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, उनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे. इसका मतलब अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेजर करना है तो उसकी पॉपुलेशन देखिए कितने बैक्टीरिया हैं और कितनी देर के बाद कितने नए बन रहे हैं. ओके, सो बिकॉज मल्टीप्लीकेशन और ये फास्ट है. ओके, एक जनरल फिगर आपको मैं बताता हूं. ऑन एन एवरेज बैक्टीरिया टेक्स 20 मिनट्स टू डिवाइड. मतलब अगर आपके पास अभी एक बैक्टीरिया है तो 20 मिनट के बाद वो 2 हो जाएंगे और बाकी 20 मिनट जाएंगे तो उस 2 में से 4 बनेंगे. नाउ यू कैन अज्यूम के 24 आप अभी लेके चलिए कि 1 बैक्टीरिया यू आर हैविंग एट 0 आवर. ओके, और 24 आवर के बाद आप अज्यूम करिए कि आपके पास कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं. जस्ट कैलकुलेट. ओके, सो दैट इज वेरी रैपिड ग्रोथ. दे वेरी इन देयर शेप एंड साइज. तो बैक्टीरिया है उनके पास वेरिएशन बहुत है शेप और साइज में. हैबिटेट के बारे में तो हम बात करके आए हैं चैप्टर नंबर 2 में. थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, अल्कलीफाइल्स, ओके, हेलोफाइल्स, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम वहां पे थे. ओके, तो शेप और साइज में भी बहुत वेरिएशन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया. ओके, नाउ बैक्टीरिया हैव, तो शेप और साइज में वेरिएशन है तो वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया हैव 4 बेसिक शेप्स. तो एक होता है बैसिलस, दैट इज कॉल्ड रोड शेप. ओके, ये आपको जो दिख रहा है दैट इज बैसिलस विच इज रोड शेप. यू कैन सी ओवर हियर, ये रोड शेप लग रहे हैं. ओके, आपको लकड़ी के जैसे. ओके, थीन, स्लेंडर, ओके, एंड लॉन्ग. ओके, तो बैसिलस रोड के जैसे इनका शेप है, दैट इज बैसिलस. ओके, दूसरे होते हैं कोकाई शेप, मतलब स्फेरिकल, राउंड, ओव्यूल. ओके, तो कोकस, कोकाई शेप. तो यू कैन सी ओवर हियर, ये कोकाई शेप के बैक्टीरिया हैं. ओके, फिर विब्रियो. तो ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं. यू कैन सी दिस कॉमा शेप के. ओके, तो विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया. ओके, चौथे हैं स्पिरिलम, दैट इज स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. स्प्रिंग के जैसे स्पाइरल फॉर्म बनाते हैं. ओके, तो यू कैन सी ओवर हियर स्पाइरल बैक्टीरिया. फाइन. तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं, शेप्स हैं. ये विब्रियो भी आप देखिए यहाँ पे और स्पिरिलम भी देखिए. तो ये आपको याद रखने हैं, सिंपल है. ओके, now with respect to this we are going into the detail of cell organelles in prokaryotic cells. तो ऑब्वियस है कि इन सभी ऑर्गेनल के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, तो आज के लेक्चर में तो डिस्कस नहीं हो पाएगा. लेकिन एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क छोड़ के फिर आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे और फिर 1 बाय 1 सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहला जो होता है दैट इज सेल एनवेलप. तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कहीं पे लेबलिंग में सेल एनवेलप नहीं लिखा गया है, कहीं पे भी नहीं है. तो फिर है कहाँ पे सेल एनवेलप? तो मैं आपको ये बताता हूँ. ये जो है ना, द ग्रीन इनर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है, ग्रीन बाउंड्री पूरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, उसके ऊपर आप देखिए ये जो येलो कलर का जो लेयर है, ओके, दैट इज द सेल वॉल. ओके, येलो एंड ब्राउन वाला जो है दैट इज सेल वॉल. और उसके बाहर सबसे आप देखिए लाइट ऑरेंज कलर का एक दिख रहा है, ये होता है कैप्सूल. तो सबसे आउटर लेयर दैट इज कैप्सूल, सबसे इनर लेयर सबसे आउटर लेयर दैट इज कैप्सूल, देन सेंटर में होता है सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट. ये तीनों जो है ना
इनको अगर आप कंपाइल कर देंगे तो इट इज कॉल्ड सेल एनवेलप। ओके, सेल को कवर करने वाला एनवेलप। ओके, तो कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनाइटेडली दे आर मेकिंग द सेल एनवेलप। एक एस्ट्रिक यहाँ पे है, वो मैं आपको बताता हूँ। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर कंपल्सरी, और ये सभी बैक्टीरिया के पास होंगे। कैप्सूल इज नॉट कंपल्सरी, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है, कुछ के पास नहीं होता है। ओके, तो कैप्सूल इज नॉट कंपल्सरी इन सेल एनवेलप, लेकिन होता है तो फिर वहां पे कैप्सूल इज आल्सो पार्ट ऑफ द सेल एनवेलप। डिटेल में सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है मीजोजोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स। तो मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, ओके, लेकिन उसकी जब स्लाइड आएगी तब उसमें हम डिटेल में वहां पे मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा है न्यूक्लियोइड। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे न्यूक्लियोइड लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दैट इज डीएनए। थ्रेड जैसा कंप्लीट डीएनए है यहाँ पे। तो डीएनए तो है, अब आप समझिए प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये प्रोकैरियोट नहीं होता ये सेल, तो कितना डिफरेंस होता? वैसे डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता? तो न्यूक्लियस में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता कि ये अभी मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो है ना उसका न्यूक्लियस का एनवेलप बन गया है, रेड कलर का न्यूक्लियस का एनवेलप, मतलब पूरा डीएनए इसके अंदर रहेगा। ओके, अगर ये यूकैरियोट होता तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, एज इट इज प्रोकैरियोट। ओके, और इसीलिए इसको प्रोकैरियोट बोला गया है। तो डीएनए तो है लेकिन वो नेकेड है। ओके, वो किसी कंपार्टमेंट में बंद नहीं है। ओके, next one is a flagella. You can see over here a tail like protrusion is there which is flagella, और obvious है flagella का काम ही है, अब आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में भी, flagella का काम होता है मोबिलिटी, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करना, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, स्विम करने के लिए फ्लैजेला इज रिक्वायर्ड। तो बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला होता है। अगेन आई एम सेइंग फ्लैजेला इज नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, सभी सेल के पास फ्लैजेला हो ऐसा जरूरी नहीं है, सभी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो ये रिक्वायर्ड नहीं है। देन पिलाई एंड फिम्ब्री। तो यहाँ पे आपको पिलाई दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक ब्रिस्टल्स जो दिख रहे हैं बाहर प्रोट्रूड हो रहे हैं, दैट इज पिलाई। पिलाई के बहुत सारे, पिलाई और फिम्ब्री, फिम्ब्री भी ऐसे ही प्रोट्रूशंस होते हैं। इनके बहुत फंक्शंस हैं। ओके, जनरल एक फंक्शन तो इसका ये सरफेस के साथ अटैच करवाने में हेल्प करते हैं, सरफेस के साथ अटैच करवाने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को एक सरफेस पर फिक्स करवाने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स, तो यू कैन सी द रेड स्मॉल डॉट्स। ओके, तो ये राइबोसोम्स हैं। ओके, और ये मैंने पहले ही बोला चैप्टर जब शुरू हुआ तभी कि राइबोसोम जो है इट इज आल्सो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ द सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, लेकिन राइबोसोम तो सभी तरह के सेल में आपको देखने मिलने वाले हैं। फंक्शन, स्ट्रक्चर, साइज, शेप सब डिटेल में बाद में देखने वाले हैं इसी चैप्टर में, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है इंक्लूजन बॉडीज। तो यहाँ पे आपको इंक्लूजन बॉडीज नहीं दिख रहे हैं, ओके, वो आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक इंक्लूजन बॉडीज की जगह पे एक और चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई है, दैट इज प्लाज्मिड। ये भी प्लाज्मिड है, यहाँ पे छोटी रबर बैंड रिंग जो होती है उसके जैसा आपको दिख रहा है, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ऑल्सो डीएनए। प्लाज्मिड तो 12th में डिटेल में पढ़ना है हमें, ओके, लेकिन अभी पता रहना चाहिए प्लाज्मिड इज आल्सो डीएनए। अब देखिए ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, दोनों का डिफरेंस देखिए साइज में, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। तो जो प्लाज्मिड है वो वैसे भी छोटा ही रहता है, वो बैक्टीरिया को नॉवेल फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन प्लाज्मिड इज आल्सो नॉट कंपल्सरी। अगेन जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड हो।
तो कितनी चीजें कंपलसरी नहीं है? अब देखिए, सेल एनवेलप कंपलसरी, लेकिन उसमें भी कैप्सूल कंपलसरी नहीं है। मीजोजोम इज कंपलसरी, न्यूक्लियोइड इज ऑब्वियसली कंपलसरी, फ्लेजेला कंपलसरी नहीं है, पिल्ले एंड फिम्ब्री कंपलसरी नहीं है, राइबोसोम कंपलसरी, inclusion bodies, some of the inclusion bodies type are compulsory, not all, and then plasmid, ये भी कंपलसरी नहीं है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे वैरायटीज कितनी है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद सेल एनवेलप। ओके, तो सेल एनवेलप से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और सभी ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये आपका जो चैप्टर है ये बेस है बायोलॉजी का। सेल इज द बेस ऑफ लाइफ, तो ऑब्वियसली आपके बायोलॉजी का भी ये बेस ही है। और नीट के लिए अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से निकलते हैं, बहुत क्वेश्चंस। ओके, और इजी भी रहते हैं, थोड़े ट्रिकी भी रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर बहुत निकलेंगे यहाँ से। ओके, तो इसके ऊपर फोकस करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, वी आर रेडी टू सॉल्व दोस क्वेरीज। कुछ स्टूडेंट्स मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ऑलमोस्ट on daily basis or on alternate basis, they are sending their queries about NEET questions and all this. Okay, तो अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स जब मैसेज करते हैं क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, डाउट सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही पढ़िए और आप भी अपने क्वेरीज और डाउट्स भेजिए। ओके, एंड कलेक्टिवली वी ऑल वांट टू गेट सक्सेस। ओके, मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर करें 2 साल के लिए, एंड आई विश के बहुत अच्छा स्कोर आपका बने। ओके, फाइन, सो आई एम एंडिंग द सेशन टुडे। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग with the details of each and every organelle of bacteria.